चलिए अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात ड्रोन वाली साजिश की। पंजाब के अमृतसर में बॉर्डर से सटे इलाके में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को एक बार फिर से नाकाम किया है। बीएसएफ के मुताबिक भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तान की ओर से आए ड्रोन को गोली मारकर जवानों ने ढेर कर दिया। 12 किलो वजनी इस ड्रोन से हरे रंग का पैकेट बरामद हुआ है, जिसमें से ड्रग्स के 2 पैकेट बरामद किए गए। ड्रोन को बरामद करने के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी बीएसएफ की तरफ से चलाया गया। और बड़ी बात यह है कि एक हफ्ते के भीतर पाकिस्तान की यह दूसरी ड्रोन वाली साजिश है, जिसे बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने नाकाम कर दिया। ड्रोन घुसपैठ के बढ़ते मामलों को देखते हुए बॉर्डर वाले इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया गया है। भारत में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान कितना बेचैन रहता है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। एक राज्य और 2 अलग अलग इलाके, पहले गुरदासपुर और अब अमृतसर। पाकिस्तान की इस ड्रोन वाली साजिश को बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने फिर नाकाम कर दिया है। रात के अंधेरे में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कभी ड्रग्स की तस्करी के लिए तो कभी हथियारों की तस्करी के लिए पाकिस्तान ने किया। लेकिन भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवानों की चौकन्नी निगाहों से दोनों ही बार ये ड्रोन बच नहीं पाए। ताजा घटना अमृतसर के रानिया इलाके की है, जहां रात के वक्त 4 प्रोपेलर वाले इस ड्रोन ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसकी भनक लगते ही बीएसएफ जवान फौरन एक्शन में आए और उन्होंने बिना वक्त गवाए ड्रोन को ढेर कर दिया। बीएसएफ की ड्रोन हंटिंग टीम ने इन दोनों ड्रोन को गिरा दिया है। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के उस पार ड्रोन हब बना रखे हैं, जहां से ज्यादा मात्रा में ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं और इसमें हथियार और ड्रग्स भेजे जाते हैं। जानकारी ये भी है कि पाकिस्तान सुरक्षा बलों को चकमा देने के लिए डमी ड्रोन उड़ाता है। इसका मकसद ये है कि एक ड्रोन जिसमें किसी भी तरीके के हथियार और गोला बारूद नहीं होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा ड्रोन जो कि हथियार और गोला बारूद से लैस होता है। इन ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बर्फबारी होने से पहले ज्यादा संख्या में हथियार और ड्रग्स भेजना चाहता है। बीएसएफ की 22 बटालियन के जवानों ने इस ड्रोन को अपने कब्जे में लेकर तलाशी ली, तो इसमें हरे रंग का पैकेट बंधा हुआ पाया गया। इसके अंदर से हेरोइन के 2 पैकेट बरामद किए गए हैं। ये ड्रोन करीब 12 किलो वजनी बताया जा रहा है, जिसे बरामद करने के बाद बीएसएफ जवानों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और ये तसल्ली की कि कहीं ड्रग्स के साथ हथियार तो बॉर्डर पार से नहीं भेजे गए। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान से ड्रोन की गतिविधि काफी बढ़ गई है। ये हमारे जवानों के लिए एक नया चैलेंज है। इसी तरह की घटना रात को ड्रोन की गतिविधि हुई, हमारे जवानों ने ड्रोन की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनने के दौरान हमारे जवानों ने 7 राउंड लाइव फायर किए, एक इलू बम फायर किया इलाके में रोशनी करने के लिए, जिससे कि ड्रोन को हिट हुआ और ड्रोन नीचे जमीन पे आके गिरा। हमारे जवानों ने इस इलाके को घेराबंदी किया। घेराबंदी करने के बाद 1 घंटे बाद हमने इलाके को सर्च किया। सर्च के दौरान एक ड्रोन जो कि पाकिस्तान से आया था और 2 किलो हेरोइन प्राप्त की है। बड़ी बात यह है कि 3 दिन के भीतर ये दूसरी घटना है जब पाकिस्तानी ड्रोन ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की। इससे पहले 14 तारीख को गुरदासपुर के बॉर्डर वाले इलाके में बीएसएफ के चौकन्ने जवानों ने जैसे ही ड्रोन की आवाज सुनी तो उन्होंने फायरिंग कर ड्रोन को नीचे गिरा दिया। हमारे कंपनी कमांडर राकेश और इंस्पेक्टर कमलेश दौड़ते हुए पीछे के इलाके में आए तो इन्होंने रस्सी के साथ बंधे हुए इस ड्रोन को देखा। ये हेक्साकॉप्टर है और बताता है कि पाकिस्तान किस तरह से नापाक चालें चल रहा है और किस तरह से इंडिया में लगातार ड्रग्स को और हथियार को भेज रहा है।
बीएसएफ के अधिकारी का ये बयान बताने के लिए काफी है कि सीमा पार से लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ ड्रग्स और हथियारों वाली साजिश रची जा रही है और अब ये घटनाएं आम होती जा रही हैं। कुछ रोज पहले ही पंजाब पुलिस ने भी सीमा पर ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था और खतरनाक हथियारों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से एक MP4 राइफल, 17 पिस्टल, 10 मैगजीन और गोला बारूद के साथ आरोपियों के पास से करीब 1 करोड़ रुपए नगद और 500 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। हाल के दिनों में जिस तरह से पाकिस्तानी ड्रोन के घुसपैठ की घटनाएं फिर से बढ़ी हैं, उसे देखते हुए पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां और अलर्ट हो गई हैं, ताकि पाकिस्तान की नापाक साजिशों को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हाल के वर्षों में भारत ने पाकिस्तान पर 2 बार सख्त कार्रवाई की। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। इसके बावजूद पाकिस्तान कोई सबक लेने को तैयार नहीं दिख रहा। वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कुछ दिनों के अंतराल पर उल्टी सीधी हरकतों को अंजाम देता रहता है। हर बार उसकी मंशा यही रहती है कि किसी न किसी तरीके से हमारे देश या फिर हमारी सेना के लिए चुनौती पैदा की जाए। हालांकि हमारी सेना और सुरक्षा बलों की सतर्कता से उसकी हर साजिश नाकाम हो जाती है। दरअसल उसकी बौखलाहट की खास वजह है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 की कैद से आजाद किया गया। इसी दौरान पिछले 3 सालों में सुरक्षा बल आतंकियों पर काल बनकर टूटे हैं। आतंकी संगठनों से जुड़े कई बड़े कमांडर्स को मार गिराया गया है, जिसकी वजह से लश्कर-ए-तैयबा समेत सभी आतंकी संगठनों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। दक्षिणी कश्मीर में कभी मजबूत स्थिति में रहे हिजबुल मुजाहिदीन की तो कमर ही टूट गई है। नतीजा ये रहा कि अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिहाज से काफी सुधार हुआ और पिछले 2 साल में आतंकी घटनाओं और सीमा पार से होने वाली घुसपैठ में लगातार कमी आई है। आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देने के लिए आतंकियों को अवैध हथियारों की किल्लत हुई। सुरक्षा बलों की सख्ती की वजह से आतंकी संगठनों के पास पैसे और संसाधनों की कमी हो गई है। अब इसी बौखलाहट में पाकिस्तान की तरफ से पंजाब और जम्मू कश्मीर में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि उनके ही सहारे भारत की सीमा में अवैध हथियार और ड्रग्स की खेप पहुंचाई जा सके। और इसी का नतीजा यह है कि हाल के दिनों में पाकिस्तान के ड्रोन भारतीय सीमा में घुसपैठ करते देखे जा सकते हैं। साल 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में 300 से ज्यादा ड्रोन सरहद के आसपास देखे गए हैं। और सिर्फ इसी साल की अगर बात की जाए तो पिछले 9 महीनों में पाकिस्तान की तरफ से भारतीय हवाई क्षेत्र में 191 ड्रोन की एंट्री देखी गई है और इन 191 ड्रोन्स में से 171 ड्रोन पंजाब सेक्टर के पास भारत पाकिस्तान सीमा पर देखे गए। 20 ड्रोन जम्मू कश्मीर सेक्टर में देखे गए, जिनमें सुरक्षा बलों ने अब तक 7 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया है, जिनमें पंजाब के अमृतसर के अलावा 3 दिन पहले गुरदासपुर में मारा गया ड्रोन भी शामिल है। इसी साल की अगर बात की जाए तो 26 जून को पंजाब के अबोहर क्षेत्र में झांगर BOP के पास ड्रोन देखा गया था और BSF ने उसे मार गिराया था। 23 मई को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में पाकिस्तान से एक ड्रोन भेजा गया, जिसे जम्मू पुलिस ने मार गिराया और इस ड्रोन के साथ अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और 7 स्टिकी बम भेजे गए थे। 15 मई को पंजाब के पठानकोट के बमियाल सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिया, जिस पर BSF के सैनिकों ने फायरिंग की और इस जवाबी फायरिंग की वजह से ड्रोन पाकिस्तान की तरफ लौट गया। 8 मई को BSF के जवानों ने एक और ड्रोन मार गिराया। इससे पहले 29 अप्रैल को BSF के जवानों ने अमृतसर में पुलमुरा BOP के पास एक ड्रोन को मार गिराया। 9 मार्च को अमृतसर के हवेलियां BOP में फिर से ड्रोन देखे गए, जिसे मार गिराया गया। इसके बाद 7 मार्च को फिरोजपुर के TJ सिंह के पास ड्रोन हमले को नाकाम किया गया। 13 फरवरी को एक बार फिर से आतंकियों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन BSF के जवानों ने ड्रोन को मार गिराया। 9 फरवरी को पंजाब के गुरदासपुर में एक पाकिस्तानी ड्रोन से करीब 4 किलो RDX विस्फोटक गिराया गया, जो आतंकियों के हाथ लगने से पहले BSF को बरामद हो गया। 18 जनवरी को पंजाब के अमृतसर में हवेलियां बॉर्डर आउटर पोस्ट के पास भी ड्रोन को मार गिराया गया।
जम्मू कश्मीर के अखनूर में पिछले साल जुलाई में 5 किलो आईईडी विस्फोटक के साथ एक बड़ा ड्रोन भेजा गया था, जिसे भारतीय सेना ने मार गिराया था। पिछले 2 साल में भारतीय सेना 400 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकियों को मार चुकी है और इसीलिए पाकिस्तान ने आतंकी ड्रोन वाली साजिश शुरू की और इसके लिए आईएसआई और पाकिस्तानी सेना आतंकी संगठनों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रही है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में कई ड्रोन लॉन्च पैड एक्टिव हैं और इसीलिए सेना और सुरक्षा बल के जवान बहुत अलर्ट हैं ताकि सीमा पार से आतंकी ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी का मॉड्यूल और उसकी कमर तोड़ी जा सके, जिससे आतंकी संगठन हथियार, नगद राशि और ड्रग्स भारतीय सीमा में न भेज सके। हिंदुस्तान से सीधी जंग में पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है और अब वो आए दिन नए नए तरीके अपनाकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचता आ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाली बीएसएफ भी खुद को आधुनिक उपकरणों से लैस कर रही है ताकि ड्रोन घुसपैठ जैसी घटनाओं पर पूरी तरह से नकेल कसी जा सके। और इन्हीं तैयारियों के बारे में बीएसएफ के वेस्टर्न कमांड के एडीजी पीवी राम शास्त्री ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया भी। देश के बॉर्डर सिक्योरिटी में चुनौतियां आई हैं और सफलतापूर्वक उन चुनौतियों को बीएसएफ ने स्वीकार करते हुए उसका समाधान ढूंढ निकाला है। तो ड्रोन एक नई प्रकार की समस्या है और उस पर भी हम कई प्रकार के रेस्पॉन्सेस दे रहे हैं। उन रेस्पॉन्सेस में कुछ टेक्नोलॉजिकल है, जैसे कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो डिटेक्शन और जामिंग करने में सक्षम है। हम अपने सर्विलेंस इक्विपमेंट को अभी अच्छी तरीके से डिप्लॉय किए हैं, उनका रिव्यू किया है और उनमें बढ़ोतरी भी की है और जल्द 1 महीने के अंदर और अधिक से अधिक संख्या में हमारे इक्विपमेंट वहाँ इंस्टॉल हो जाएंगे बॉर्डर्स पर। और साथ साथ हमारे नाइट डोमिनेशन स्ट्रैटेजीज भी और निखर होते जा रहे हैं, जिससे मैं समझता हूं कि घुसपैठ करना असंभव सा हो जाएगा। अभी आपने देखे होंगे कि पिछले साल भी जब घुसपैठ करने के प्रयास हुए हैं उसमें या तो लोगों को मार गिराया गया या फिर हमारे रिस्पांस से लोग वापस जाने में मजबूर हुए। अच्छी और सच्ची खबरों में अब आपको हौसले वाली बैंक मैनेजर से मिलवाते हैं। एक ऐसी बैंक मैनेजर जिनकी बहादुरी के चलते मुरुधरा ग्रामीण बैंक में लूट की बड़ी साजिश नाकाम हो गई और यह खबर राजस्थान के श्री गंगानगर की है, जहां पूनम गुप्ता नाम की महिला बैंक मैनेजर ने अपनी हिम्मत के दम पर चाकू से लैस लुटेरे को धर दबोचा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद से बैंक मैनेजर पूनम गुप्ता की बहादुरी के चर्चे हर इलाके में हो रहे हैं। इस बैंक के अंदर कुछ भी हो सकता था। बैंक में बड़ी लूट को अंजाम दिया जा सकता था या फिर इस वारदात में किसी की जान भी जा सकती थी। जिस वक्त ये बदमाश चाकू के साथ बैंक में घुसा, बैंक में कैश 35 लाख की रकम मौजूद थी। एक वक्त तो लगा कि इस बदमाश का काम बन जाएगा, लेकिन तभी बैंक में वो हुआ जिसकी उम्मीद यहां किसी को नहीं थी। टिशू नाम के इस बदमाश ने बैंक में घुसने के साथ ही कर्मचारियों को मारने की धमकी दी और बैंक वालों के सामने बैग को नोटों से भरने का हुक्म दिया। उस वक्त बैंक के बाहर कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था, लिहाजा इस बदमाश के लिए वारदात को अंजाम देना आसान था। बदमाश को चाकू के साथ देखकर बैंक में अफरा तफरी मच गई। पहले इस बदमाश ने बैंक के लोन मैनेजर को धमकाया, उसके बाद सबके मोबाइल एक तरफ रखवा लिए। और उसके बाद वो बैंक मैनेजर पूनम गुप्ता के कैबिन में घुस गया। बैंक मैनेजर के कैबिन में घुसते ही बदमाश का मानो पूरा दांव पलट गया। पूनम अपनी जान की परवाह किए बगैर बदमाश से भिड़ गई
कई बार ऐसा लगा कि बदमाश उन पर हमला कर देगा, लेकिन हर बार बैंक मैनेजर पूनम बदमाश पर भारी पड़ी। इस दौरान बदमाश की जेब से लटका प्लास जमीन पर गिरा, जिसे बैंक मैनेजर पूनम ने उठा लिया। इस बीच भी कई बार बदमाश ने पूनम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बैंक मैनेजर का डर कहीं गायब हो चुका था। बैंक मैनेजर की हिम्मत के आगे जब बदमाश की नहीं चली तो उसने बैंक से भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बैंक स्टाफ सतर्क हो चुका था और बैंक का गेट बंद कर दिया गया। बदमाश को बैंक के अंदर ही पकड़ लिया गया और इस तरह लूट होते होते बच गई। वैसे तो बैंक को बचाने में पूरे स्टाफ ने जान लगा दी, लेकिन इस मुसीबत से लड़ने की असल हिम्मत उनको अपनी बैंक मैनेजर से मिली। पूनम गुप्ता की हिम्मत से बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। हरजीत सिंह, श्रीगंगानगर, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको मिलवाते हैं पूनम गुप्ता जी से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पूनम जी, सबसे पहले तो आपके हौसले को सलाम, लेकिन ये बताएं कि असल में हुआ क्या था वहां? इवनिंग अप्रोक्स 4 o'clock का टाइम था और वो एक आदमी पहले पूरा फेस कवर करके ब्रांच के अंदर एंटर हुआ। तो ब्रांच स्टाफ जो सामने खड़े थे ऑफिसर, उन्होंने कहा कि इस तरह से आप कवर करके बैंक में नहीं आ सकते हैं, आप बाहर जाएं। और तो वो आदमी बाहर चला भी गया। फिर वो दोबारा उसी तरह से फेस कवर करके अंदर आया। तो ऑफिसर ने फिर उसको बोला कि आप क्या दोबारा अंदर ऐसे ही आ गए हैं। इतने में उसने गेट बंद कर लिया एंड सेड मोबाइल निकालो। तो जो काउंटर पर फर्स्ट लेडी थी, उन्होंने अपना मोबाइल उनको दे दिया। ऑफिसर ने थोड़ा अपोज किया तो उसने चाकू निकाल लिया। तुरंत वो अंदर एंट्री से चाकू निकाला तो ऑफिसर ने भी अपने मोबाइल्स दिए। मैं अपने चैम्बर में थी। इस घटना का मुझे सिर्फ आवाज ही आ रही थी। मैंने कहा पता नहीं बाहर क्या चल रहा है। इतने में वो आदमी अंदर मेरे चैम्बर में घुसा। मेरा मोबाइल टेबल पर था तो वो उठा के बाहर ले गया उसे कि मोबाइल दे दो सारे। मैं उसके पीछे पीछे बाहर निकली हूँ चैम्बर से। देन आई सॉ कि उसके हाथ में चाकू है और ही सेड कि आप पीछे बैठ जाओ, मैं नहीं तो मार डालूंगा। इंस्टेंट रिएक्शन मेरा ये था कि हिम्मत है तो आप मार के दिखाओ। वो मैं उससे एक कदम आगे गई तो वो एक कदम पीछे हुआ। शायद वही एक मोमेंट था जो जिसने हमें हिम्मत दी कि हम इसको रोक सकते हैं। मेरे साथ मेरी टीम भी खड़ी हुई थी तो मुझे वो सपोर्ट दिख रहा था कि हम सब मिलकर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखा पूनम जी हमने आपका ये वीडियो भी सीसीटीवी वीडियो में, लेकिन आपको डर नहीं लगा क्या? डर तो था, डर तो ऑब्वियसली लगता है। उसके हाथ में इतना बड़ा चाकू था, अगर वो उसको आगे भी करता तो चोट लग सकती थी। मैंने भी सेल्फ डिफेंस में वो उसी का प्लास जो गिरा उसको उठाया कि एक सेल्फ डिफेंस अपना हो जाएगा। डर था, लेकिन जो हिम्मत उस टाइम आ गई थी, जो सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, तो उसमें हम पीछे नहीं गए। पूनम जी, ये एक ऐसा वाकया था जब नॉर्मली लोग घबरा जाते हैं, पैनिक करते हैं, लेकिन आपने बहुत हिम्मत दिखाई। हिम्मत आई कहां से? नॉर्मली एक आम आदमी या बैंकर बहुत कह सकते हैं आप सॉफ्ट टारगेट होते हैं। उन्हें आप डराओ तो डर भी जाते हैं। यही होता है कि बैंक्स में ऐसी लूटपाट की छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। थोड़ी सी भी अगर हम करेज रखते हैं या अपनी टीम को इन्वॉल्व कर हम कोई भी एक्शन लेने की कोशिश करते हैं तो हम उसको बचा सकते हैं। लेकिन यहीं पे ऐसा है कि अगर ये ज्यादा संख्या में होते या इनके पास बड़े हथियार होते तो शायद हमारी कोशिश नाकाम हो जाती। उस तो ये एक सिचुएशन थी जिसमें हमने अपना निर्णय लिया और उस पर कार्य किया। कमाल का जज्बा पूनम जी आपने दिखाया यहाँ पर, और यकीनन आपके हौसले की मिसाल देनी पड़ेगी। लेकिन ये बताइए, ये हौसला कहाँ से आया? आप क्या कहेंगे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर? मैं ये मानती हूँ कि महिलाएं किसी भी फील्ड में अभी कम नहीं है और हिम्मत में तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे जितनी हिम्मत पुरुष कर सकते हैं महिलाएं भी कर सकती है। और मैं कहूंगी कि एक कोशिश हमेशा करनी चाहिए हमें। कोशिश नहीं करेंगे तो हार तो वैसे ही है। कोशिश करने पर जीत भी हो सकती है और हार भी, दोनों ही चांसेस बराबर हो जाते हैं। पर हमें अपने को भी सुरक्षित रखना होता है। हमने इस पूरे एक्शन में कोशिश की कि मेरी टीम और मैं सुरक्षित रहूं। एक आखिरी सवाल चलते चलते, महिलाओं को क्या कहेंगी, क्या संदेश उनको देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज भी देना चाहूंगी कि सारे एक्शन में अपनी सेफ्टी भी रखनी होती है और अपने संस्था की सेफ्टी भी हमें रखनी होती है। तो दोनों ही चीजें हमने की। थोड़ा हिम्मत से और थोड़ा सा हमने उसको कह सकते हैं हमने स्ट्रेटेजिकली भी वर्क किया। एक ऑफिसर बाहर भाग के गए और उसको वहां से उसको फिर पीछे से पकड़ा। बहुत शुक्रिया पूनम जी, गुड न्यूज टुडे के साथ बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं।
चीन के साथ साल 1962 में हुए युद्ध को इसी महीने 60 साल पूरे होने वाले हैं। ये युद्ध भले ही हमारे हक में नहीं गया हो, लेकिन इन 6 दशकों में भारत ने बहुत कुछ सीखा है। हमारा हिंदुस्तान अब चीन की टक्कर में आ खड़ा हुआ है, या हम यूं कहें कि भारत कई मायनों में चीन से आगे निकल चुका है। भारतीय सेना ने फिर कुछ ऐसी तस्वीरें जारी की हैं जो ये दिखाती हैं कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, बल्कि ये 2022 वाला भारत है, जो चीन से डरता नहीं है बल्कि चीन की आंख में आंख मिला के बात करता है। सेना ने कुछ ऐसी तस्वीरें ही जारी की हैं। ये तस्वीरें भारतीय सेना की कामयाबी की गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें बुलंद भारत के बुलंद हौसले की उड़ान है। जगह है उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लगती चीन सीमा के पास, और ये जगह समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। फिर भी भारतीय सेना के हौसले नहीं डिगे। अब यहाँ हाईटेक चौकियां बना दी गई हैं, जहाँ कई अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। बिजली के लिए सोलर पैनल लगे हैं तो जवानों के लिए शानदार बिस्तर। इसी पहाड़ी इलाके में सेना के लिए खूबसूरत मकान और दफ्तर भी बनाए गए हैं। यानी है तो चौकियां, लेकिन अब इन्हें बदलते समय की जरूरत को ध्यान में रखते हुए नएपन में ढाल दिया गया है, जहां भारतीय जवान हर पल दूसरी तरफ से होने वाले दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। उनके जो पर्सनल इक्विपमेंट है और पर्सनल किट है वो वातावरण के अनुसार है। ट्रूप्स हर प्रकार से एक्लाइमेटाइज है। उनके जो हथियार है दे आर फिट टू फाइट, सर्वाइव एंड प्रोटेक्ट द नेशन। और असला और मिसाइल जो है मॉडर्न है और हम हर प्रकार से दुश्मन के छक्के छुड़ा सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ ट्रूप्स भी बड़े अच्छे हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव हो चुका है। उस समय हफ्ते लग जाते थे आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए। हाथी के साथ जाना पड़ता था, जानवरों को पशुओं के माध्यम से जाना पड़ता था। आपकी ट्रांसपोर्ट में जो पगडंडियाँ थी, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव कर दिया गया है। तकरीबन हर जगह पर आपकी सड़क पहुंच रही है, रेल लाइन चली गई है, सड़कें मजबूत हो गई हैं और अंडरग्राउंड बंकर बन चुके हैं। 50 के दशक में अपने पड़ोसी देश के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, लेकिन 60 के दशक की शुरुआत में ही चीन ने इस नारे की इज्जत न रखते हुए भारत की पीठ पर छुरा घोंप दिया। चीन की इसी धोखेबाजी से हिंदुस्तान ने सबक लिया और फिर सेना एक अलग मिशन में जुट गई। ये मिशन था जंग में हर बाजी जीतने का, लेकिन कोई ये कहे कि ये सब चुटकी बजाते हो गया होगा तो ऐसा नहीं। चीन की सीमा के पास इस पहाड़ी इलाके को ही देख लीजिए। इस जगह पर जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं है। इन तस्वीरों में भी इसकी बानगी आपको साफ दिखाई दे जाएगी। पहली पहाड़ी के बाद अगली पहाड़ी को देखने में मुश्किल आती है। आगे धुंध है, वह मुश्किल 300-400 मीटर तक दिखाई देता है। सोचिए ऐसे में जवान वहाँ कैसे रहते होंगे। लेकिन फिर भी अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख तक भारतीय सेना ने खुद को सशक्त बनाते हुए ड्रैगन को अपनी धमक दिखा दी है। गलवान के समय चाइना ने खुद देखा, खुद यकीन किया, खुद पहचाना कि इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, मॉरली उनके ट्रूप्स हिंदुस्तान के सामने नहीं रह सकते। कभी चीन हमारे हिंदुस्तान पर टेढ़ी नजर रखता था, लेकिन आज भारतीय सेना दुनिया की ताकतवर सेनाओं में शुमार हो चुकी है। सेना ने आज ये मुकाम हासिल किया है तो ये सब एक दिन में नहीं हुआ। 60 और 70 के दशक में जब भारत ने युद्ध लड़े, तब चौकियों में चादर डालने के लिए भारत को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। यानी चौकियों के नाम पर ज्यादातर सीमाओं के पास भारतीय सेना खुले आसमान के नीचे ही दुश्मन पर नजर रखा करती थी। उस वक्त बंकर बनाने के लिए जरूरी संसाधन तक नहीं थे। तब न तो इतने पैसे थे और न ही इतना साजो सामान कि बंकर इतने मजबूत बनाए जा सके कि वो दुश्मन की नजर से जवानों की रक्षा कर सके। यही नहीं, जवान जूतों के लिए भी जद्दोजहद किया करते थे, लेकिन उनके हौसलों में कोई कमी नहीं आई। उस समय हमारे पास सही प्रकार का यूनिफॉर्म नहीं था। उस वातावरण के लिए हमारे पास हमारे ट्रूप्स सही प्रकार से एक्लाइमेटाइज नहीं था। हमारे पास जो असला था बड़ी कम मात्रा में था। एवरीवेयर वी रन शॉर्ट ऑफ द एमुनिशन। फिर हमारे पास जो हथियार थे दे वर नॉट फिट फॉर फाइटिंग, सर्वाइविंग और देश को सुरक्षित रखने के लिए। दुश्मन के पास हमारे से ज्यादा बेहतर और बढ़िया हथियार थे, बोथ क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली। आज हमारी सुरक्षा एजेंसियां काफी मुस्तैद हैं। उन्हें हर साजिश की खबर पहले से ही लग जाती है, लेकिन 60 के दशक तक ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया था। हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनका
क्षमता नहीं थी इतनी ताकि वो हमें पूरी वार्निंग दे सकें क्या हो रहा है। लेकिन अब ये सब बीते समय की बात हो गई है। आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जा रहा है। अब भारत में ही रक्षा उपकरण बनाने की ओर भारत ध्यान दे रहा है। यानी 1962 वाला भारत 2022 आते आते ही महाशक्ति बन चुका है। ये बात पड़ोसी मुल्क चीन बाखूबी समझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 1962 का युद्ध 1 महीने तक चला था। चीन ने तब भारत पर पीछे से हमला किया। अब भी उसकी नजर अक्सर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर टिकी रहती है। ऐसे में भारतीय सेना इसी का जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। इसके लिए अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर हाईटेक चौकियां जवानों के लिए तैयार की गई हैं। 50 और 60 के दशक में ऐसी कल्पना करना मुश्किल था। यह जगह समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहां कई अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद है। इसी पहाड़ी पर सेना के लिए खूबसूरत मकान और दफ्तर बनाए गए हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये चौकियां हैं। इसमें बिजली के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं ताकि वहां हर वक्त जवानों को बिजली मिलती रहे। वैसे भी इतनी ऊंचाई पर तारों से बिजली पहुंचाना हमेशा चुनौती भरा काम ही रहा है। इसके अलावा इन चौकियों में जवानों के लिए शानदार बिस्तर भी तैयार किए गए हैं। इन्हीं हाईटेक चौकियों से भारतीय जवान चीन पर नजर रखते हैं। यानी ये बदले भारत की तस्वीर है। आजादी के तुरंत बाद भारत को हथियारों का संकट भी देखने को मिला था, लेकिन अब भारतीय सेना इसमें भी आत्मनिर्भर हो चुकी है। और रहने का पहले कुछ नहीं होता था ऐसे, पहले तो ऐसे तंबू में रखते थे। तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है। और जो सिर्फ जवानों का जो मोराल है, हिंदुस्तान की जो सबसे खास चीज़ है फौज की, वो ये है कि जवान का मोराल हमेशा हाई रहता है, घबराता नहीं है वो। देखिए अब तो युद्ध हुआ तो भारत जो है उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं होगी जैसे 62 में थी, क्योंकि अभी हमारे पास फौज बहुत है, मॉडर्न वेपन्स हैं, उसके अलावा क्लोथिंग है, इक्विपमेंट है, वो सब मॉडर्न है। जो उस टाइम में चीज़ें हमारे पास नहीं थी, अभी वो सब चीज़ें हमारे पास। और जो हमारा डिप्लॉयमेंट है, चाहे वो वेस्टर्न सेक्टर में हो, लद्दाख में हो या ईस्टर्न सेक्टर में हो, और फौज बढ़ा दी गई हर जगह। जैसे मैंने बताया ना आपको कि खाली 2 डिवीजन 16 में से 2 डिवीजन ने लड़ाई की, अब वो बात नहीं है। अब जो है फौज बढ़ गई है, इक्विपमेंट अच्छा आ गया है, क्लोथिंग, हर एक चीज़, हथियार सब अच्छे हो गए हैं। तो वो चीज़ हो ही नहीं सकती जो 1962 में हुई। इस बार मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देना चाहता हूँ। आपने शायद सुना होगा कि 1967 में नाथुला में, सिक्किम में, वहाँ पे इंडिया चाइना का क्लैश हुआ था। उस वक़्त फॉर्चुनेटली मैं भी वहाँ पे पोस्टेड था, तो मैंने वो देखी लड़ाई। तो वहाँ से हम टिके रहे वहाँ पे। चाइनीज़ ने हम पर हमला किया, लेकिन भारतीय फौज जो थी वो हटी नहीं वहाँ से, तो डटे रहे वहाँ। और फिर हमने फायर शुरू किया, स्पेशली आर्टिलरी ने, और उनके बहुत सारे बंकर बर्बाद किए, बहुत सारे सिपाही मार दिए। 300 से ज़्यादा मारे गए, 400 से करीब घायल हुए चाइनीज़। हमारी कैजुअलिटीज़ थी 91 डेड और कोई 150 के करीब वुंडेड थे उस टाइम। तो उसने चाइना को एक झटका दिया कि भाई अब ये इनके साथ ऐसे दादागिरी नहीं हो सकती। और अब बात डॉलर और रुपए के बीच छिड़ी जंग की कर लेते हैं। अमेरिका में दिया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बयान इन दिनों खूब सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर तो उनका ये बयान काफी छाया हुआ है। ट्विटर से लेकर फेसबुक तक इसी बयान के चर्चे हैं। हर कोई उनसे उनके इस बयान का मतलब पूछ रहा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉलर के मुकाबले कमजोर होती रुपए की सेहत की। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस सवाल का सामना करना पड़ा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि रुपया नहीं गिरा है, बल्कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आखिर निर्मला सीतारमण ने ऐसा बयान क्यों दिया। आपको बताते हैं।
First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. कंफ्यूजन की जड़ में यही बयान है। रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ है। अगर रुपया कमजोर नहीं हुआ तो डॉलर मजबूत कैसे हुआ? अगर डॉलर मजबूत है तो रुपया तो उसके मुकाबले कमजोर हुआ ही है। यही तर्क सोशल मीडिया पर खुद को आर्थिक पंडित साबित करने में जुटे लोग दे रहे हैं। पर सच क्या है, ये समझने के लिए रुपए और डॉलर की पूरी तस्वीर समझनी होगी। किसके मुकाबले कौन मजबूत और कौन कमजोर हो रहा है, इस अधूरी तस्वीर की पूरी कहानी समझने के लिए हमें दूसरे देशों की करेंसी के साथ रुपए की तुलना करनी जरूरी है। फिर समझ आएगा कि निर्मला सीतारमण समझाना क्या चाह रही हैं। First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. I think Indian rupee has performed much better than many other emerging market currencies. अगर वित्त मंत्री के बयान को बड़े कैनवस पर देखा जाए तो उनकी कही बात काफी हद तक सही भी नजर आती है। असल में दूसरे देशों की तुलना में भारतीय रुपए ने बेहतर प्रदर्शन किया है। दिनों दिन ताकतवर होते डॉलर के मुकाबले दूसरे देशों की करेंसी लगभग दम तोड़ती नजर आ रही है। इन सब के बावजूद रुपए ने अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत में $1 की कीमत अभी 82 रुपए 31 पैसे है। अब पड़ोसियों का डॉलर के आगे क्या हाल है, जरा वो भी समझ लीजिए। बात करें पाकिस्तान की तो वहां $1 की कीमत 219.24 पाकिस्तानी रुपए है। इसी तरह श्रीलंका में $1 अमेरिकी डॉलर 365.99 श्रीलंकाई रुपए के बराबर है। नेपाल में $1 का मूल्य 131.78 नेपाली रुपए है, जबकि 102.86 बांग्लादेशी रुपए के बराबर $1 अमेरिकी डॉलर है। सबसे खराब हालात म्यांमार की करेंसी के हैं। वहां $1 की कीमत 2100 म्यांमार क्यात है। अगर बड़े विकसित देशों की बात की जाए तो उनकी करेंसी भी डॉलर के आगे हाफती नजर आएगी। इस साल की शुरुआत में ब्रिटिश पाउंड की कीमत 100.35 थी, जबकि अक्टूबर में 91.32 है। यूरो की कीमत जनवरी में 84.30 थी, जो अब घटकर 80.15 हो गई है। इसी तरीके से येन की कीमत जनवरी में 64.43 थी, लेकिन अब 56.10 है। मेरा मानना है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो कहा है वो काफी कुछ औचित्यपूर्ण है, क्योंकि रुपए की कीमत को हम सिर्फ डॉलर के हिसाब से नहीं आंकते। रुपए की कीमत को हम जो उचित तरीका है, एक बास्केट ऑफ करेंसीज, जिसमें एक हम इकोनॉमिक में, फाइनेंस में टर्म इस्तेमाल करते हैं REER, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज वैल्यू ऑफ रुपी। और इस नजरिए से आप देखेंगे तो आप पाएंगे US और डॉलर की कीमतों में रुपए की कीमत गिरी है, लेकिन ब्रिटिश पाउंड के तहत यूरो के हिसाब से और जापानीज येन के मुकाबले में रुपए की कीमत में कोई गिरावट नहीं हुई है, बल्कि कुछ बढ़ोतरी भी हुई है। अमेरिकी डॉलर इस समय 22 साल के सबसे मजबूत दौर में है। डॉलर इसलिए भी ज्यादा मजबूत है क्योंकि दुनिया भर में होने वाले कारोबार में लेन देन में 40% हिस्सेदारी डॉलर की ही है। जानकार मानते हैं कि पिछले 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ कई वजहों से करेंसी को दबाव का सामना करना पड़ा है। पहले कोरोना की वजह से पूरी दुनिया पर दबाव बना और सप्लाई चेन पर इसका असर हुआ। फिर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की वजह से छोटे बड़े सभी देशों पर इसका असर देखने को मिला। इस गिरावट के पीछे वैश्विक और देशव्यापी दोनों तरह के कारण हैं। वैश्विक कारण में सबसे पहले मैं विश्व के स्तर पे जो अनिश्चितता का माहौल बना है, रशिया और यूक्रेन में जंग के कारण तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव काफी हुआ है, और उसके अलावा स्टैगफ्लेशन की आशंका भी विश्व के कई देशों में तेजी से उभर कर आई है। हालांकि भारतीय रुपए को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बड़े फैसले किए हैं। इसके लिए निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है और आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश हो रही है। इस गणित को सॉल्व करने के लिए ही मोदी सरकार लगातार मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है, ताकि भारत दुनिया का निर्यात हब बन सके। साथ ही सरकार की कोशिश विदेशों से होने वाले कारोबार में डॉलर के बजाय रुपए को बढ़ावा देने की भी है। इसी के तहत अमेरिका के खिलाफ जाकर रूस से तेल खरीदा जा रहा है, जहां न सिर्फ सस्ता तेल मिलेगा बल्कि रुपए में भुगतान कर बड़ी बचत भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो डॉलर के मुकाबले दुनिया के ज्यादातर देशों की मुद्रा नीचे गिर रही है, लेकिन क्या वजह है कि डॉलर लगातार ऊंचाई के नए आयाम छूता जा रहा है? पिछले 1 साल में तो उसने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि वो ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। जानकारों की माने तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था बाकी देशों से अच्छा काम कर रही है। वहां बढ़ती महंगाई, ज्यादातर ब्याज दर के बावजूद डॉलर का कद बढ़ा ही रही है। इसकी एक वजह यह भी है कि ग्लोबल मार्केट में अच्छा काम करने से उसे नए मौके मिल रहे हैं। इससे डॉलर में निवेश और बढ़ रहा है। डॉलर स्ट्रेंथन क्यों हो रहा है, पहले ये समझिए। डॉलर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप देखें तो हिस्टोरिक हाईज पर डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और लगातार पिछले 1 साल में यहां पर जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। एट द फंडामेंटल लेवल क्या हुआ है, यूएस की इकोनॉमी जो है बाकी इकोनॉमी से बेहतर कर रही है। ये इसके बावजूद है कि हाई इन्फ्लेशन है, हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट है। अमेरिकन जॉब मार्केट ने भी काफी अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से सर्विसेज वहां की रेजिलिएंट रही हैं। इन सब की वजह से अगर आप देखेंगे, जो बैंक्स भी या जो सेंट्रल बैंक वहां पर रेट्स बढ़ा रहे हैं, ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, उससे फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी पैसा आ रहा है। डॉलर्स में लोग और ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं,